अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कोरोना की सूरत हाल जो है वो संगीन है और ज़ाहिर है कि इसकी जो संगीनी है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है। हुकूमत हिफाजती इक़दामात के हवाले से जो है मौसर इक़दामात जो है वो उठा रही है, लेकिन देखना यह है कि उसके ऊपर अमल दरामद किस हद तक हो रहा है। असल चीज़ ये है कि हम अमल दरामद करने में कोताही कर रहे हैं और उसका नतीजा जो है वो इसके बढ़ोतरी की शक्ल में जो है वो नमूदार हो रहा है। अब कोरोना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए बाइस ख़तरा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो मईशत है उसके हवाले से भी ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि इससे पहले भी कोरोना की सूरत हाल के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पर उतने बुरे नहीं लेकिन असरात ज़रूर पड़े थे। और अब भी इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर मामलात आगे बढ़ते हैं और ये लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो फिर ख़तरात मंडला रहे हैं कि मनफी रुझानात जो हैं वो मईशत के अंदर रूनुमा होंगे। पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है कि हिफाजती इक़दामात अपनी जगह पर हैं, लेकिन हिकमत अमली भी होती है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क भी होता है, लेकिन दिखाई ये देता है कि उसके अंदर हम उस तरीके से आगे नहीं बढ़े जिस तरीके से हमें बढ़ना चाहिए था। आज हम वैक्सीन लगाने वाले ममालिक की अगर अपने ख़ित्ते में ही देखें तो शायद हमसे नीचे भूटान रह गया है। हम ये बात तो कह रहे हैं कि चीन से हमने 6 लाख डोजेज़ मंगवा ली, 4 लाख आज पहुँच गई हैं, 10 लाख पहुँच रही हैं, और लेकिन हम वैक्सीनेट आबादी को कितना कर पा रहे हैं और जो फैलाव की शरह है उसके साथ मुताबिकत जो है वो कितनी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ज़ाहिर है कि जो हिकमत अमली दिखाई देनी चाहिए थी इस हवाले से वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इसका वाहिद इलाज जो है वो अब नज़र ये आ रहा है कि वैक्सीनेशन ही है, और जितना मौसर आप वैक्सीन के अमल को बना सकते हैं उतने मामलात जो हैं वो दुरुस्तगी की तरफ जाएंगे। अब दूसरी तरफ कोरोना से पड़ने वाले असरात जो हैं वो ज़ाहिर है कि इन हिफाजती इक़दामात के नतीजे में मामलात जो हैं वो महदूद भी होते जा रहे हैं। दफातर को 50% पर ले जाया जा रहा है, चाहे वो निजी हैं चाहे वो सरकारी हैं। इसके भी असरात जो हैं वो अपनी जगह पर ज़ाहिर होंगे, और किस हद तक जो है आप निस्फ वर्क फोर्स के साथ काम कर सकते हैं, सनतों की क्या सूरत हाल है, और ज़ाहिर है कि लेबर भी फिर इससे मुतासर होती है। तो ये वो सारा मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज़ सनतकार हैं। फ़ारूक सलीम साहब, पहले तो ज़रा ये बात हो जाए कि कोरोना के हवाले से जो वैक्सीनेशन का अमल है, आपको दिखाई देता है कि हुकूमत की कोई इसमें एक मौसर या जामे कोई हिकमत अमली है, कोई ठोस प्लान है? देखिए, लॉकडाउन जो है वो कोई हिकमत अमली नहीं है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है इस वबा का। उसको कहते हैं स्टॉप गैप अरेंजमेंट। देखिए, वो आपने उस वक्त तक करना है जब तक आप अपनी आबादी को वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ हालात कुछ ऐसे हैं कि एक तो आप सोचिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कुछ माह पहले ऐलान किया था कि हम 50 करोड़ रुपया हर MNA को देने के लिए तैयार हैं। अब 177 MNA हैं PTI के, तो वो कोई 88 अरब रुपए की अमाउंट बन जाती है। हमने अभी तक तो एक हफ्ते पहले तक एक फूटी कौड़ी हमने एलोकेट नहीं की थी वैक्सीन खरीदने के लिए। अब हमने कुछ एलोकेशन की है, तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख वैक्सीन खरीदेंगे, जिसमें 5 लाख पाकिस्तानी जो हैं उनको हम वैक्सीनेट करने का रखते हैं। बाकी हम खैरात का इंतज़ार कर रहे थे, पिछले 2 सालों से हम खैरात का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई चाइना से खुराक आ जाती है, खैरात आ जाती है, तो वो हम लगा देते हैं। अभी तक हालात कुछ ऐसे हैं कि प्रोक्योरमेंट के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ 1% आबादी की प्रोक्योरमेंट की है, जबकि इंडिया जो है वो तकरीबन 8-9% आबादी कर चुका है। बांग्लादेश कोई 10% पे है। अगर थाईलैंड पे चले जाएं तो तकरीबन 52% आबादी की जो वैक्सीन है उसको प्रोक्योर कर चुका है। तुर्की तकरीबन 63% कर चुका है। भूटान का भी आपने जिक्र किया, भूटान तकरीबन अपनी सारी आबादी को वैक्सीनेट ऑलरेडी कर चुका है। हमारे से अगर कोई पीछे मुल्क रह गया है तो वो शायद अफगानिस्तान रह गया है। तो अब ये बहुत ही रिस्की मामला है, क्योंकि अगर फ्यूचर में भी हम ये नहीं कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ममालिक जो अपनी आबादियों को वैक्सीनेट कर चुके हैं
वो हमारे शहरियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर देंगे। ये भी मुमकिनात में से है कि हमारी एक्सपोर्ट्स को वो एक्सेप्ट करना बंद कर दें। तीसरा सबसे बड़ा जो रिस्क ये है कि अगर हम अपनी आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर रहे तो ये जो वायरस है ये म्यूटेट करता करता एक इतना एग्रेसिव और इतना खतरनाक किस्म का वायरस बन जाएगा कि फिर जो वैक्सीन हैं वो भी काम नहीं कर पाएंगी। तो 1% आबादी जिसको हमने वैक्सीनेट किया है वो भी खतरे में पड़ जाएगी, बिकॉज वो म्यूटेशन जो सामने आएगी वो फिर इस दवा के सामने ये दवा जो है, ये वैक्सीन जो है, ये काम नहीं कर सकेगी। मैं आता हूँ फारूक सलीम साहब। अच्छा, इसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब, पहले तो ज़रा ये फरमाइएगा कि ये जो तीसरी लहर आई है कोरोना की और उसके नतीजे में जो भी इक़दामात उठाए गए हैं उसके हमारी जो माशी सूरत हाल है उस पर क्या असरात मुरतब हुए हैं? सबसे पहले तो ये कि मैं समझता हूं कि जो अभी जो इक़दामात उठाए गए हैं सर फहरिस्त जो है वो एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को यानी फौज को जो है ना वो तलब किया गया है SOPs को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ गुड स्टेप, क्योंकि हमारी कौम जो है वो पहले दिन से हम यही बातें कर रहे हैं, जितने प्रोग्राम में बैठते हैं जब भी बात करते हैं कि लोग जो है ना अडेयर ही नहीं करते। ये जो सलीम साहब बात कर रहे थे वैक्सीन की या वैक्सीन की इम्प्लीमेंटेशन की, वो यही है वजह कि हम अभी तक ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये कोई पेंडेमिक है। हमारे आम लोग जो है उसको वैक्सीन लगाने के लिए तैयार नहीं है। जितने आपके जहां जहां ये वैक्सीन सेंटर्स खुले हुए हैं वो आप देखें, लोगों का आना कोई इतना रश नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बरक्स अगर आप देखें कि मैंने UAE का मैं आपको बताऊं तो वहां 62% आबादी को अभी तक लग चुका और लोगों की सुबह क्यूज होती हैं वैक्सीन लगाने के लिए। अगर हम इसको समझेंगे ही नहीं तो हम इसको लगाएंगे क्या? देखिए, एक बात बिल्कुल पक्की है कि ये पेंडेमिक है, इसको हमको वैक्सीन अपने लोगों को लगानी पड़ेगी, इसमें कोई दो बातें नहीं हो सकती, ना इसमें कोई छुटकारा है। अगर ये लोग नहीं समझते तो इससे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जहां तक इसका सवाल इकोनॉमिक इम्पैक्ट का है तो इसके इंतहाई मुज़र असरात इस वक्त जो हमको जो है ना महसूस हो रहे हैं। अभी इस वक्त जो लोकल की इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट जो इंडस्ट्री है, जिसको आप कहते हैं कि लोकल सप्लाईज की इंडस्ट्री, वो बुरी तरह से मुतासर है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि गवर्नमेंट ने जो टाइमिंग्स रखे हैं शॉपिंग के, मैंने कई दफा मैंने प्रेस में भी दिया, हर जगह मैंने ये बात की है। मैं अभी भी आपके तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर को भी और आपका चीफ मिनिस्टर को भी अपील करता हूँ कि देखें, कराची के डायनेमिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ दूसरे शहरों से। यहाँ की हिस्ट्री अलग है, यहाँ के डायनेमिक मतलब, यहाँ के लोग अलग हैं। ये आपने जो सुबह 6 से शाम 6 तक का जो शॉपिंग का टाइम रखा है, ये किसी तरह से भी मुनासिब नहीं। अब जबकि खास तौर पर उस वक्त जब आपने SOPs इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को बुला लिया है, फिर आपको अगर 12 घंटे शॉपिंग का टाइम देना है तो दोपहर के 12 से रात के 12 तो हो सकता है। सुबह के 6 बजे आप 6 बजे से खुला रखते हैं। आप मुझे एक दुकान बता दें जो खुलती हो या किसी दुकान में कोई ग्राहक हो, सिवाय दूध वालों के कोई दुकान नहीं खुलती। तो ये अगर ये करना, ये तो हम इकोनॉमिकली मर जाएंगे। और ये SOPs की इम्प्लीमेंटेशन जितनी जरूरी है, इतनी ही जरूरी इस रमजान का जो सीजन होता है रिटेल वालों का, उसको उसके लिए इसकी परमिशन देना और SOPs के इम्प्लीमेंटेशन के साथ परमिशन देना बहुत जरूरी है। मैं इसमें ज़ुबैर मोतीवाला साहब आता हूँ, क्योंकि देखें, चले मैं पहले आपसे बात कर लूँ। बुनियादी चीज़ ये है कि दुकानदार जो है वो सिर्फ अपना मुनाफा देख रहा है, अपना प्रॉफिट देख रहा है, और जाहिर है कि ये रमज़ान के महीने में एक की चीज़ 100 की करके पहले वो उम्रे पर चले जाते थे, अब नहीं जा पाते हैं। गुजारिश ये है कि अगर आप SOPs पे अमल ही नहीं कर रहे, आप खुद अपने अल्फाज हैं आपके कि कोई तस्लीम करने को लिए तैयार नहीं है कि कोई ये वबा भी है, तो आप अपनों की ज़िंदगियां भी ख़तरे में डाल रहे हैं, अपनी भी डाल रहे हैं, और फिर उसके फैलाव का सबब भी बन रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी पाबंदी लग जाती है कि जिसके नतीजे में आपका कारोबार को जो तजारती पहलू है उसको अगर महदूद कर दिया गया है, मेरा उससे सवाल नहीं था आपसे, मेरा ज़रा उसके बड़े लेवल पर सवाल था। लेकिन चलिए, इसको भी तो फिर किसी जगह पे आपने महदूद करना है कि नहीं, ये चीज़ खुली रहे, चाहे SOPs पे अमल दरामद हो या ना हो, लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में डाल दी जाएं। नदीम साहब, देखिए नदीम साहब, मैं आपको बात बताऊं कि मैंने इसीलिए पहले
तारीफ की कि ये जो स्टेप है ये बिल्कुल ठीक है। और मैं समझता हूँ कि खाकी वर्दी वाला एक जवान भी अगर बाजार में खड़ा होगा तो किसी की मजाल नहीं कि वो बगैर मास्क के इधर उधर हो सके। मैंने इसके लिए जितनी तिजारती अंजुमनें हैं सबसे मैंने बात की है, सबसे एसोसिएशन से बात की है, उन्होंने मुझे कई वीडियोस भेजी हैं जिसमें उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन को जो है ना वो कंपलसरी करवाया है। और वो इम्प्लीमेंटेशन आज अगर आप बाजारों में जाएं तो आपको नजर आएगा। लेकिन अगर ये जो आप बात करें 1 की 100 की बेचते हैं, यहाँ 100 की 90 में बिक जाए तो भी वो बेचने को तैयार है। मैं उनके हालात को आज जानता हूँ, आज ये पोजीशन नहीं है। इस कोविड के अंदर इनके हालात मखदूश है। और आपको ये बताऊं पूरे साल के अंदर जो इनका जो खर्चा निकलता है वो यही 20 दिन होते हैं। मेरा रिटेल का कारोबार नहीं है, मैं रिटेल वालों की सिस्टम को जानता हूँ। तो जब रिटेल चलेगा तो होलसेल चलेगा, होलसेल चलेगा तो इंडस्ट्री चलेगी। ये एक साइकिल है, ये एक चेन है। हमने उसको एसओपी की इम्प्लीमेंटेशन के साथ पूरी तनदेही के साथ उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। जो इम्प्लीमेंट नहीं करता उसको पीनलाइज करना है। देखिए अगर चंद लोग या कुछ लोग अगर इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते या उसको उसके अंदर वो मार बनते हैं हमारे ऊपर तो उनको अब बंद कर दें। ठीक है, मैं आता हूं जुबैर साहब। अब इसमें फ़ारूक सलीम साहब ये फरमाइएगा कि जैसे जुबैर साहब बात करें कि एक चेन है कि अगर बाज़ार में चीज़ फ़रोख्त नहीं होगी तो सप्लाई चेन में जो बैठा हुआ है वो मुतासिर होगा, उससे पीछे जो मैन्युफैक्चरर है वो मुतासिर होगा, पूरा सारा सिस्टम जो है वो इफ़ेक्ट इससे होगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत का जो महदूद करने का सिलसिला है ये ठीक है? और ताजर हजरात जो हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें 6 बजे तक, सुबह 9 बजे से गदर मचा हुआ होता है मार्केटों में। देखिए नदीम साहब, फौज बुला लेना हल नहीं है, एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाना हल नहीं है। ये सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट, जैसे मैंने कहा कि टाइम गेन किया जाए ताकि उस दौरान हुकूमतें जो हैं वो वैक्सीन लें और अपनी आबादी को वैक्सीन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आप 1 साल के लिए सारा का सारा कारोबार मुल्क का बंद नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ये आम आबादी की जिम्मेदारी नहीं है, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उसने एक तो आगाही कैंपेन, जो अवेयरनेस कैंपेन है, कि लोगों को बताएं। मैंने हुकूमत से ये पूछा, हुकूमत के लोगों से, कि आप लोग आगाही की कैंपेन्स क्यों नहीं शुरू करते हैं कि लोगों को बताएं कि सिर्फ और सिर्फ इसकी रोकथाम का इलाज जो है वो वैक्सीनेशन है। वो कहते हैं कि अगर हम अवेयरनेस की कैंपेन, आगाही की कैंपेन शुरू करें तो लोग आना शुरू हो जाए, तो हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है। तो ये बिल्कुल वाजिब सी लॉजिक है। हुकूमत की जिम्मेदारी है आगाही की कैंपेन्स शुरू करना ताकि लोगों को कन्विंस करें कि उनको मनाएं कि ये वैक्सीन लगाने के अलावा और कोई तरीका कार नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वैक्सीन नहीं है तो फिर आप आगाही की कैंपेन क्यों शुरू करेंगे? ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो वैक्सीन प्रोक्योर करके लाए। अब टाइम मिस हो गया, हमने बोट मिस कर दी है। दुनिया भर के ममालिक ने पिछले साल भर में जितनी भी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उनकी वैक्सीन अगले कई सालों की जो प्रोडक्शन है वो बुक करवा ली है। हमने करवाई है 1% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, बाकी 99% आबादी का क्या होगा? तो ये तो एक इतना खतरनाक किस्म का डिजास्टर इन द मेकिंग है। आप देखिए हमारे नेबरहुड में इंडिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मास क्रीमेशंस हो रही हैं, अब क्या क्या। और खुदा ना करे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव जो थी, पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 1 महीना लैग कर रहा था इंडिया से। तो खुदा ना करे कि अगले महीने में पाकिस्तान में क्या होने वाला है। हमारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ऑलरेडी 90% तक ऑक्यूपाई हो चुकी हुई है। हमारे यहाँ जो हाईएस्ट डेथ्स हुई हैं, शायद अप्रैल 28 को 201 पाकिस्तानी जो हैं वो जहां बहक हुए हैं इस डिजीज के नतीजे में। मुझे समझ नहीं आती कि 9 लाख तकरीबन केसेस बन गए हैं इस मुल्क में, 19,000 के करीब अमवात आ गई हैं। ये पाकिस्तान की हुकूमत कब उठेगी अपनी गफलत से कि भाई वैक्सीन इज द सोल्यूशन। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है फ़ारूक सलीम साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी। वेलकम बैक। अच्छा, इसमें अब ज़ुबैर मोतीवाला साहब ये फरमाएगा कि फ़ारूक सलीम साहब इस खदशे का भी इजहार कर रहे थे कि आगे चल के जो हमारी बरामदात हैं
उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वबा जो है वो अभी तक उस तरीके से कंट्रोल में नहीं आई है। आपको क्या दिखाई दे रहा है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल फरूख सलीम साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ जो ये बात कर रहे हैं। बरामदात पे भी असर आ सकता है और मुल्क की अंदरूनी मईशत भी खराब हो सकती है, एक्सपोर्ट्स के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, आज जो हमारे एक्सपोर्ट्स बेहतर हैं और हमने परफॉर्म किया है, उसकी वजह बिल्कुल यही है कि जब इंडिया बंद हुआ है और इंडिया में कोविड के असरात बहुत ज्यादा हो गए हैं, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इसलिए हमको जो है ना वो ऑर्डर्स उनके जो हैं वो हमको आए हैं। और हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने मुल्क को और जिस कोविड से जितना पाक रख सकें, जितना कम इधर आए, वो ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो ऑर्डर्स को जब एक दफा जब ऑर्डर्स आ जाता है ना, तो फिर इसको अगर हम कंटिन्यूटी के साथ उसको परफॉर्म करते हैं तो फिर वो गाहक हमारा हो जाता है, वो कस्टमर फिर हमारा हो जाता है। फिर आगे आने वाले वक्तों में भी हम उसके साथ जो है ना वो हम उसके एक लेवल पे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमको, हमारी हुकूमत को इंतहाई अलर्ट रहने की जरूरत है कि किसी तरह भी जो है ना, और दूसरी जानों का ज़िया और इसके बाद इकोनॉमी, दोनों तीनों चीजें अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे पास ये नहीं होता। वो कहते हैं ना कि जी एक दफा मेरा हार्ट का वो सर्जरी हुई थी, तो मुझे डॉक्टर ने जो कहा था मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं। उसने कहा जी देखें जुबैर साहब, गिरना इज नॉट द ऑप्शन, यानी आप गिर नहीं सकते, ये आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारे पास देखें, कोविड को सिवाय कोविड की एक्टिविटी को अरेस्ट करने के, अपनी कौम को वैक्सीनाइजेशन करने के कोई और ऑप्शन नहीं है। अब हमने सब देख लिया, हमने यूरोप के जो सबसे बेहतरीन ममालिक हैं, मॉडर्न ममालिक हैं, वेस्टर्न ममालिक हैं, उनको देख लिया, उनका अशर हमने देख लिया, हमने जो है ना बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को भी देख लिया, हमने इंडिया को भी देख लिया। अब हम किसको क्या, कौन से हम एक्सपीरियंस को हम देखना चाहते हैं और कब तक हम वेट करना चाहते हैं? आंसर इज कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शुड हैव द वैक्सीन प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर्ड। ये इसके अलावा कोई, मैं आता हूँ जुबैर मोतीवाला साहब। अच्छा, फरूख सलीम साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि इस वक्त तक जो सूरत हाल है उसके अंदर हुकूमती फ़ैसले जो हैं उसमें एक हिचकिचाहट भी होती है, एक तज़ब्ज़ुब भी होता है। वज़ीर आज़म साहब का कंसर्न है कि अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो हमारा जो मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, वो मुतासर होता है और इस हद तक मुतासर होता है कि फाका कशी की नौबत आ सकती है। फिर इकनॉमिक एक्टिविटी अगर रुकती है तो फिर जो गुर्बत की सतह पे हैं तकरीबन वो और नीचे आ जाएंगे। अब ऐसी सूरत हाल में आपने, ठीक है वैक्सीन का अमल है, वो एक लॉन्ग टर्म सलूशन है, ज़ाहिर है मंगवाने में, लगाने में उसकी जानिब हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक शॉर्ट टर्म सलूशंस भी जो हैं ना, उस हवाले से जो एक हिचकिचाहट है, अगर आप 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखिए, हुकूमतों के सिर्फ 2 काम होते हैं। वो आवाम से टैक्सेस इकट्ठे करते हैं और फिर वो जब टैक्सेस हुकूमत की तिजोरी में आते हैं तो उन टैक्सेस का खर्च करना है आवाम की फलाह में। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? आप कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दें, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दें, तीसरे हफ्ते क्या करेंगे, चौथे हफ्ते क्या करेंगे? क्या पूरी उम्र के लिए लॉकडाउन कर देंगे? सोल्यूशंस ये नहीं है, ना कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ना कोई मीडियम टर्म सोल्यूशन है। सोल्यूशन एक ही है और वो है वैक्सीनेशन। अभी जुबैर साहब ने आपको बताया कि दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स आप देख लें, वैक्सीनेशन के अलावा कोई सोल्यूशन यहाँ नहीं है। देखिए, आपने यहाँ पे अवाम की फलाह में, अवाम की जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का काम जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है और हुकूमत ने ये काम पाकिस्तान में गफलत दिखा रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है नहीं फरूख सलीम साहब, फिर क्या किया जाए? देखें, वैक्सीन तो जो वो मंगवा रहे हैं चीन से जो आ रही है तकरीबन 10-15 लाख डोजेज़ और आ जाएगी और फिर वो आगे कह रहे हैं कि जी अब जून जुलाई में जाके 1 करोड़ डोजेज़ तक, तो फिर इस अरसे में क्या किया जाए? देखिए, ये काम 1 साल पहले करना चाहिए था। हुकूमत ये सोच रही है कि हम 88 अरब रुपया MNAs को डेवलपमेंट फंड में दे सकते हैं। उस 88 अरब रुपए से आप अंदाजा कीजिए कि 14 करोड़ पाकिस्तानियों को उनकी पहली डोज दी जा सकती थी। आपके जो प्रायोरिटी हुकूमत की जो तरजीहात हैं वो बिल्कुल गलत हुई पड़ी हैं इस वक्त। देखिए, इस वक्त आपने पाकिस्तानी अवाम को उनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और उसके बाद कोई मईशत की बात हो सकती है। अगर ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ आप फराहम करने में कामयाब नहीं रहते तो
इकोनॉमी तो डूब ही जाएगी। तो यहाँ पे आपकी तरजीहात जो है वो क्लियर होनी चाहिए। हम मिस कर चुके हैं, जैसे मैं पहले कह रहा हूं। आज हमें ये ख्याल आया है कि हमें वैक्सीन चाहिए, हमने टोटल बटा टोटल 1 मिलियन वैक्सीन खरीदी है, बाकी सारी की सारी खैरात में आई है हमें, और अभी भी हमारे पास कोई मंसूबा नहीं है, हमारे पास कोई एलोकेशन नहीं है। ऐलान जरूर हो जाता है, लेकिन ऐलान के बाद जब तक बजटरी एलोकेशन नहीं होगी, उसके बावजूद कोई काम नहीं चल सकता। ये 2 हफ्ते का लॉकडाउन कर दें, ये 1 महीने का लॉकडाउन कर दें, ये 1 साल का लॉकडाउन कर दें, ये कोई सॉल्यूशंस नहीं है किसी किस्म के। देखिए, एक यहाँ पे कोई दुकान नहीं चलाई जा रही, कोई खोखा नहीं चलाया जा रहा। यहाँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों का है। मैं फ़ारूक सलीम से बात हूँ। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि ज़रा एक असेसमेंट के तौर पे, जब से कोरोना की तीसरी लहर आई है, पाकिस्तान की जो सनती सूरत हाल है, उस पर कोई असर आया है कि या नहीं, मामलात ठीक हैं, चल रहे हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर आप सवाल नहीं भी करते मैं आपको जरूर खुलासे के तौर पर ही बताता। देखिए, अनसर्टेनिटी जो इस वक्त है वो इट्स एट इट्स पीक। और अगर मैं लोकल के मैन्युफैक्चरर्स की बात करता हूं, तो जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे, दे आर द वर्स्ट हिट। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको आगे से होलसेल वाला पैसे नहीं दे रहा, होलसेल को रिटेल नहीं दे रहा। तो ये सर्कल जो है ना पूरा, जिसको आप मॉनेटरी साइकिल कहते हैं, वो बिल्कुल रुक गया है। इस वक्त स्टैंड स्टिल जैसा, और झगड़े हो रहे हैं और कोई और बात नहीं हो रही। ये सब लोग इस वजह से ये काम कर रहे हैं कि जिसके पास जो पैसा आता है वो रोक के बैठ रहा है कि कल को पता नहीं क्या होगा, सारा लॉकडाउन हो जाएगा, मेरे पास खाने को नहीं होगा, मेरे पास किसी को देने को नहीं होगा, मैं उसको रोक लो। इस वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर, रॉ मटेरियल सप्लाई से लेकर रिटेल तक इंतहाई खराब है। कोई आगे उसकी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन हो नहीं रही, जिससे इंतहाई खराब असरात जो है सुनते हैं। और तकरीबन बंद जैसा माहौल चल रहा है। किसी के पास जो है ना जो प्रोग्राम्स होते हैं वो है नहीं, जो ताकि वो जो है ना वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सके। इसके अलावा जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री चल रही है, इसलिए वो एलसी बेस्ड होता है। और ये जो थर्ड वेव से पहले के सारे ऑर्डर्स होते हैं, हमारा 6 महीने का साइकिल होता है, 9 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, डिपेंडिंग। अब जैसे हम अब चल रहे हैं तो समर का हम खत्म करने वाले हैं और अब ऑटम का आना शुरू हो जाएगा। तो इसको जो है ना 1 बाय 1 सीजन होते हैं, जिस वक्त वहां चल रहा है। लेकिन उसके अंदर भी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जो आउटसाइड वेंडरिंग होती थी, उसके जो प्राइजेस थे उसमें कमी आना शुरू हो गई है। तो अनसर्टेनिटी इतनी इस वक्त पाकिस्तान में है, खास करके इंडिया के हालात को देखते हुए हर पाकिस्तानी डर गया है। और चाहे वो बिजनेसमैन है या नौकरी याफ्ता तबका है, वो कहता है कि जो पैसा अपने पल्ले उसको अपने पास रखो, निकलना नहीं चाहिए। उसकी वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है वो इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि आगे अगले आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं आता हूँ एक बात, आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए इस वक्त जब मैंने सारी बातें सूरत हाल मैंने बताई, ये गवर्नमेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास इंटेलिजेंस उनके पास है। वो इंटेलिजेंस, अपनी इंटेलिजेंस से उसको ये जो मैं बातें कर रहा हूँ उसकी वो मालूमात करें। फिर इसके बाद इस चीज को तोड़ने के लिए जिसका जो सद्देबाब करना है उसको लेके आए। जो अनसर्टेनिटी जो इस वक्त है, वो उसकी जो मेन वजह है वो ट्रस्ट डेफिसिट है। और ट्रस्ट डेफिसिट किसी और के ऊपर नहीं है, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है। ये पता नहीं अब इसमें फारूक सलीम साहब, मेरे पास लास्ट मिनट है, आखिरी मिनट है, इस 1 मिनट में जवाब दे दीजिएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह रहे हैं कि मईशत जो है वो ठीक है? देखिए नदीम साहब, 2 बातें जो ज़ुबैर साहब ने कही कि वो खुद से बिजनेसमैन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक पहली बात उन्होंने की अनसर्टेनिटी की, यानी कि गैर यकीनी की फजा। बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो गैर यकीनी की फजा होती है, और इस वक्त पाकिस्तान में बेतहाशा गैर यकीनी की फजा है। आप देखिए कि 32 महीने हो गए हैं इस हुकूमत को, तकरीबन 4 वजीर खजाना हम देख चुके हैं, कोई 6 FBR के सरबराह हम देख चुके हैं, कोई 4 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन हम देख चुके हैं, कोई 4 दफा कॉमर्स सेक्रेटरी बदल गया, 3 दफा फाइनेंस सेक्रेटरी बदल गए। अब डॉक्टर वकार मसूद साहब की बात हो रही है कि शायद एक नए जनरल फाइनेंस के सेक्रेटरी नए आ रहे हैं। तो इतनी संगीन, इतनी शदीद किस्म की बेयकीनी की जो फजा है, अनसर्टेनिटी में बिजनेसेस नहीं चल सकते। टीम का हवाला ये है कि आप सोचिए कि कहाँ से आपको इस वक्त 32 महीने के बाद PTI की हुकूमत की कोई टीम नजर नहीं आती।
अगर टीम नहीं होगी तो फिर विजन कौन देगा, अगर विजन नहीं होगा तो मनसूबाबंदी क्या होगी, मनसूबाबंदी नहीं है तो फिर रिजल्ट क्या निकलेंगे। अगर 32 महीने में आपके पास टीम तश्कील देने में कामयाब नहीं हुए तो अगले 2-2.5 सालों में किसी क्या उसको करेंगे? हालात मुश्किल है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।